हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए यूट्यूब चैनल पे जिस पे हम कॉमर्स क्लास के बारे में डिस्कशन करेंगे। यूट्यूब पे वैसे तो कॉमर्स की काफ़ी ज़्यादा क्लासेज है, पर पर्टिकुलर अपन जब बात करें एनसीईआरटी पैटर्न जो अपना नया लागू हुआ है तो उसकी जो पर्टिकुलर सीरीज जो क्वेश्चंस की होती है और बच्चों को वो प्रोवाइड नहीं हो पाती है, नोट्स प्रोवाइड नहीं हो पाता है। एक टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में मोस्टली आपको 5-4 क्लासेज मिलेगी, लेकिन पर्टिकुलरली पूरा चैप्टर आपको नहीं क्लियर मिलेगा वहाँ से। तो अपन जो ये नई सीरीज अपनी अकाउंटेंसी की स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से 12th का बेस, अभी बोर्ड एग्जाम आने वाली है और इस बार कोविड के बाद में अभी नया पैटर्न जो अपना फॉलो हुआ है उसमें 100% सिलेबस आपका कवर होगा। तो उसके बेस के अकॉर्डिंग अपन यहाँ से अपनी क्लासेज स्टार्ट रखेंगे और अपने क्लास का मेन जो मोटो रहेगा वो यही रहेगा कि अपना पूरा चैप्टर आपका कंसेप्ट आपको समझ में आए और सारे जो मोस्टली इसके क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। और पर्टिकुलर यहाँ से आपको चैप्टर वाइज फिर नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी हमारे चैनल के ऊपर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि आपको जो हमारा नया नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैनल पे सबसे पहली क्लास अपनी। और यहाँ से मैं आपको कुछ सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ अपना जो अकाउंटेंसी में पर्टिकुलरली अपना एग्जाम का क्या पैटर्न होता है। तो अपना जो बेस है वो 2 बुक के ऊपर डिपेंड करता है। अपनी जो फर्स्ट बुक है वो है पार्टनरशिप और जो सेकंड बुक होती है वो कंपनी अकाउंट से रिलेटेड होती है। एग्जाम में जब मार्क्स की बात आती है तो इसका मार्जिन होता है 35 नंबर का और इसका मार्जिन होता है 45 नंबर का। टोटल मिला के 80 नंबर का अपना जो एग्जाम का पेपर होगा वो अपना इन 2 बुक के ऊपर डिपेंड करेगा। पार्टनरशिप वाली बुक के अंदर मोस्टली अपने पास में 5 चैप्टर है। कंपनी वाली बुक के अंदर अपने पास में टोटल 6 चैप्टर है। यहाँ से एक नया चैप्टर अपना इस बार ऐड हुआ है कैश फ्लो का आरबीएससी पैटर्न के बाद में। तो यहाँ से अपने पास में जो कंपनी का मार्जिन है वो पार्टनरशिप से ज़्यादा है। तो अपना जो बेसिक कंसेप्ट होगा वो कंपनी से स्टार्ट होगा। यहाँ से अपन 45 नंबर के मार्जिन को कवर करेंगे, उसके बाद में पार्टनरशिप में आएंगे। पार्टनरशिप का जो 35 नंबर का मार्जिन होता है उसको अपन कवर करेंगे। तो कंपनी वाली जो बुक होती है बेटा उसमें अपने पास में फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो चैप्टर चलता है वो होता है इश्यू ऑफ शेयर्स। ये चैप्टर काफ़ी बच्चों को इजी भी लगता है, किसी बच्चों को टिपिकल भी लगता है। हर टीचर का इसको पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है। तो अपन भी इसको एकदम इजी वे में पढ़ेंगे, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे ताकि जिन बच्चों का बेसिक अभी थोड़ा सा डाउन है उन बच्चों को भी इजी लगे और ये चैप्टर उनको अच्छे से समझ में आए। यहाँ से इश्यू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में अपने को इश्यू ऑफ शेयर के साथ में शेयर्स फॉरफिटेड का एक जो टॉपिक है ये भी अपने को इसके साथ में पढ़ना है। ये अपना एक मार्जिन हुआ। उसके बाद में अपने को इसका सेकंड जो पैटर्न चलेगा इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इस पैटर्न को भी अपने को कवर करना है। सबसे हाई जो मार्क्स रहेगा अपने पास में कंपनी वाली बुक में वो इसी से रिलेटेड रहेगा। ये टोटल मिला के अपना 15 नंबर का मार्जिन कवर करता है इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये वाला पोर्शन। और जो इश्यू ऑफ शेयर्स एंड फॉरफिटेड है ये अपना 10 नंबर का मार्जिन कवर करता है यहाँ से। तो टोटल मिला के जो ये दोनों पोर्शन है इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये अपना 25 नंबर का मार्जिन यहाँ से कवर करेंगे। अब पर्टिकुलर वेब सीरीज में अपन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से अपन सबसे पहले चलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स में। तो इसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ। शेयर्स क्या होता है, कैसे काम करता है। अपना जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंपनी का। कंपनी अकाउंट के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं इस वर्ड पे, कंपनी एक्चुअली में होती क्या है। तो कंपनी 2 वर्ड से मिलकर बनती है, कम और पेनी। कम मतलब व्यक्ति आना और पेनी मतलब व्यक्तियों का जुड़ाव, जहाँ पे लोग आके इकट्ठा होते हैं और एक साथ में बिजनेस करते हैं। उस पूरी इंस्टीट्यूट को अपन एक कंबाइंड रूप में बोलते हैं कंपनी।
कंपनी वर्ड स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो इसका एक्ट अपना इंडिया में अप्लीकेबल हुआ था 1956 को। यहाँ से अपना कंपनी जो एक्ट है वो स्टार्ट हुआ था अपना। और कंपनी के अंदर मोस्टली जो पार्ट होता है वो होता है शेयर एंड डिबेंचर को इश्यू करना, वहाँ से पब्लिक से पैसा लेना और अपना बिजनेस करना। एंड ऑफ लास्ट कंपनी अपना पब्लिक में अपना पैसा रिफंड करती है, उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। तो कंपनी का जो मेन पार्ट होता है वो स्टार्ट होता है कि कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, तो अपन बोलते हैं कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कृत्रिम व्यक्ति के साथ में इसका अपने सदस्यों से अलग अस्तित्व होता है, इसको बोलते हैं पृथक अस्तित्व। सेपरेट एंटिटी होती है इसके, और इसके पास में अपनी एक सार्वभौम मुद्रा होती है। ये तीन चीज पे अपन कंपनी एक्ट 1956 में इसकी जो डेफिनेशन होती है उसको अपन डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद में अपन चलते हैं कि कंपनी एक्ट के 1956 के अकॉर्डिंग जो अपने सिलेबस में कंपनी होती है वो कितने टाइप की होती है। तो कंपनी मोस्टली दो टाइप की होती है। पहली कंपनी को अपन बोलते हैं निजी कंपनी, इसको बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। और दूसरी कंपनी अपनी जो होती है उसको बोलते हैं अपन सार्वजनिक कंपनी। इसकी फॉर्म होती है पब्लिक कंपनी। नाइनटीन 1956 में दो कंपनियों के बारे में अपने सिलेबस में इन दो कंपनियों को डिफाइन कर रखा है। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, ये अपन डिफरेंस में अभी पढ़ेंगे। उससे पहले अपना जो कंपनी एक्ट 1956 था, जो स्टार्टिंग एक्ट, वो अभी करंट टाइम में अमेंडमेंट हो गया, उसमें कुछ संशोधन कर दिया गया। और वर्तमान में जो संशोधित कंपनी एक्ट अपना जो चल रहा है वो संशोधित कंपनी एक्ट है 2013। तो अपना जो पूरा सिलेबस अपन को रिवीजन करना है वो 2013 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, जो न्यू कंपनी अमेंडमेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग अपने को यहाँ से पूरा जो चैप्टर है वो उस पर अपने को क्लियर करना है। यहाँ से अपने पास में एक नई कंपनी की फॉर्म भी आती है, उसको बोलते हैं अपन ओपीसी कंपनी, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी में क्या होता है, तो इस कंपनी में एक ही सदस्य होता है जो कंपनी को चलाता है, एक ही संचालक होता है। इस कंपनी की जो पेडअप कैपिटल होती है, मिनिमम पेडअप कैपिटल, वो भी कम होती है। और यहाँ पे व्यापार का जो भी अस्तित्व होता है वो एक आदमी के आसपास में चलता है। इस कंपनी के आने के बाद में अब अपने सिलेबस में टोटल मिला के कंपनी की डेफिनेशन हो गई 2 से बढ़ के 3। तो ओपीसी कंपनी कब से स्टार्ट हुई, कंपनी संशोधन अधिनियम 2013 के बाद में। और कंपनी ओपीसी कंपनी का मेन पर्पज क्या होता है कि मान लो बड़ी कंपनी में पैसा ज़्यादा व्यक्तियों में जुड़ाव नहीं हो पाता, ज़्यादा पैसा नहीं लग पाता, तो वहाँ से अकेला व्यक्ति भी अपनी कंपनी यहाँ से स्टार्ट कर पाता है भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार। तो उसके लिए अपने को एक नई कंपनी की फॉर्म भारतीय सरकार ने दी है यहाँ से, जिसको अपन बोलते हैं ओपीसी कंपनी। अब अपना आगे का जो मेन टॉपिक होता है, इसकी डेफिनेशन अपने को ध्यान में रखनी है। इसकी पेडअप कैपिटल कितनी होती है, तो इसकी पेडअप कैपिटल अपने को मिनिमम फॉर्म में याद रखनी है। इसकी पेडअप कैपिटल होती है 1 लाख रुपीज। और इसमें मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर कितना होता है, तो वो भी 1 की फॉर्म में होता है। डायरेक्टर भी एक ही होता है, मेंबर भी एक ही होता है, और इसकी मिनिमम कैपिटल वो स्टार्ट होती है 1 लाख रुपीज से। मेन अपनी जो फॉर्म चलेगी वो इस दो कंपनियों के ऊपर चलेगी, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है, तो प्राइवेट कंपनी की कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है जिसके अकॉर्डिंग ऊपर जाके अपन काम नहीं कर पाते। जैसे मान लो उसमें मिनिमम पर्सन 2 होते हैं, मिनिमम कैपिटल इसकी 1 लाख होती है, लेकिन ये अपने शेयर को पब्लिक में इश्यू नहीं कर पाती है।
तो पब्लिक में शेयर इशू करने के लिए अपने को फिर प्राइवेट कंपनी के फॉर्म को चेंज करके अपनी कंपनी का जो रूल एंड रेगुलेटरी होती है उसको चेंज करना पड़ता है, और अपने को कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अपनी कंपनी को फिर पब्लिक कंपनी में अपने को चेंज करना पड़ता है। तो पब्लिक कंपनी कैन बी इश्यू ऑन शेयर ऑन पब्लिक, बट प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी इश्यू ऑन शेयर ऑन पब्लिक। केवल अपने जो सिलेबस में जो क्वेश्चन चलेगा वो पूरे क्वेश्चन अपने को कौन सी कंपनी पे पढ़ना है, पब्लिक कंपनी के अकॉर्डिंग। प्राइवेट कंपनी कभी भी अपने शेयर को पब्लिक में इश्यू नहीं कर पाती है, ये इसकी रिस्ट्रिक्शन होती है। यहाँ से अब अपन देखते हैं निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर। निजी कंपनी बेसिकली जैसे मैंने अभी आपको बताया वह कंपनी जिसकी न्यूनतम पूंजी 1 लाख रुपए हो, जिसके न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2 हो, अधिकतम सदस्य संख्या 200 तक हो। और ये 200 तक का जो अपने को लिमिट मिली है ये कंपनी संशोधन अधिनियम 2013 के बाद में हुई है। उससे पहले कंपनी निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या थी 50। तो न्यूनतम सदस्य संख्या 2, अधिकतम सदस्य संख्या 200। एवं जो कंपनी अपने अंशों को जनता में जारी नहीं कर सकती है एवं जिसके नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द जुड़ा हुआ होता है उस कंपनी को अपन निजी कंपनी बोलते हैं। वैसे ही अपन सार्वजनिक कंपनी के बारे में बात करें तो जिस कंपनी की न्यूनतम पूंजी 5 लाख रुपए हो, न्यूनतम सदस्य संख्या 7 एवं अधिकतम सदस्य संख्या पे कोई सीमा नहीं हो, जो कंपनी अपने अंशों को जनता में जारी भी कर सकती है एवं जिसके नाम के अंत में लिमिटेड वर्ड जुड़ा होता है, वो कंपनी सार्वजनिक कंपनी के नाम से जाना जाता है। या छोटी सी डेफिनेशन में अगर बात करें तो जो कंपनी निजी कंपनी नहीं होती है वो सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा में शामिल की जाती है एवं साथ में अपने अंशों को जनता में जारी भी करना उसको अनिवार्य होता है। यहाँ से फिर अपना जो टॉपिक होता है उसमें डिफरेंस दोनों कंपनियों में अपन देख लेते हैं, अंतर को परिभाषा को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं न्यूनतम पूंजी से। न्यूनतम पूंजी निजी कंपनी में होती है 1 लाख रुपए, वहीं बात करें सार्वजनिक कंपनी में तो इसकी न्यूनतम पूंजी होती है 5 लाख रुपए। उसके बाद में न्यूनतम एवं अधिकतम सदस्यों की बात करें तो निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य 2 होते हैं, अधिकतम यह सीमा अपन आगे भी बढ़ा के 200 तक कर सकते हैं। सार्वजनिक कंपनी में बात करें तो न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होती है, पर अधिकतम सदस्यों की सीमा पे कोई यहाँ पे अपने को रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलती है। संचालकों की संख्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो नंबर ऑफ डायरेक्टर अपने पास में होते हैं 2। इसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर जो मिनिमम कंडीशन होती है वो होती है 3 की। जनता में अंशों का निर्गमन, निजी कंपनी अपने अंशों को जनता में जारी नहीं कर सकती है, वहीं पे सार्वजनिक कंपनी की बात करें तो यह कंपनी अपने अंशों को जनता में जारी भी कर सकती है। नाम के अंत में शब्द, तो निजी कंपनी में आपको नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द जुड़ा हुआ मिलेगा, वहीं पे बात करें सार्वजनिक कंपनी की तो इस कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड शब्द जुड़ा हुआ होगा। ये आपके पास में जो मोस्टली इसके जो डिफरेंस थे वो मैंने आपको बताया है। ये एग्जाम में भी आपको पूछा जा सकता है थ्योरी में, तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट अपना एक क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको याद रखना है निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनी में अंतर हो। अब इसके बाद पे अपन जो अपना प्रैक्टिकल पोर्शन होता है उसकी ओर अपन थोड़ा सा चलते हैं, और अपना जो प्रैक्टिकल पोर्शन चलता है वो मेन टॉपिक होता है शेयर्स का। तो शेयर्स क्या होता है, कितने टाइप के शेयर्स होते हैं, किस प्रकार से उसको जनता में जारी किया जाता है, क्या प्रोसेस होती है, उसके बारे में अपन यहाँ से बात करते हैं। यहाँ से अपन देखेंगे अंश के बारे में, जो अपना चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। यहाँ से अपना प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होता है कि कंपनी का मेन जो वर्क होता है वो होता है इश्यू ऑफ शेयर। पब्लिक के अंदर अपना पैसा इकट्ठा करने के लिए और कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को मार्केट में इश्यू करती है पब्लिक के लिए, वहाँ से पब्लिक से पैसा मंगवाती है, और इन फ्यूचर जब कंपनी पब्लिक को पैसा वापस देती है तो उसको बोलते हैं अंशों का शोधन करना, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। तो अंश होता क्या है, तो अंश की परिभाषा अपने सिलेबस में दे रखी है कि कंपनी की पूंजी के छोटे छोटे भागों को अंश कहा जाता है। जैसे अपन एग्जाम्पल में बात करें, मान लो आपके पास में 2000 रुपए का एक नोट है। अब इसको अपन को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना है, तो आपके पास में ऑप्शन बनता है, या तो आप इसे 10 रुपए में कन्वर्ट करवा दो, या इसको 100 रुपए में कन्वर्ट करवा दो, या इसको आप 500 रुपए की करेंसी में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। 10 रुपए में क्वांटिटी आपके बनेगी 200, 100 रुपए में क्वांटिटी बनेगी 20, और 500 रुपए में आपकी क्वांटिटी बनेगी 4।
मतलब जिस प्रकार से अंश का मूल्य होता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी अपन डिवाइडेशन कर सकते हैं। वैसे ही जितनी करेंसी को अपने को छोटा करना, आपकी क्वांटिटी उससे ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो इस सारी प्रक्रिया को अपन अंशों में शामिल करते हैं कि कंपनी एक साथ तो अपने पूरी कैपिटल को मार्केट में इश्यू कर नहीं सकती है, और मार्केट में मान लो कंपनी ने एक साथ अपने पूरी कैपिटल को इश्यू कर भी दिया तो पब्लिक इतनी आसानी से उसको नहीं खरीद पाती है, उसमें निर्गमन नहीं हो पाता है। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, अपने अंशों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके मार्केट में इश्यू कर पाती है। और जब कोई पार्टी उस शेयर को सब्सक्राइब करती है, उसकी याचना करती है पब्लिक से, और जब उसका धारक बन जाती है तो उसको अपन बोलते हैं अंशधारक। तो कंपनी के जो अंश होते हैं उसके मोस्टली दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार कंपनी का अंश का होता है, उसको बोलते हैं अपन समता अंश। इसके जो धारक होते हैं उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, समता अंशधारी। और दूसरा कंपनी का जो अंश होता है उसको बोलते हैं पूर्वाधिकार, या इसका दूसरा नाम होता है अधिमान अंश, इसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। तो कंपनी के मोस्टली दो शेयर अपने सिलेबस में है, और मोस्टली दो शेयर कंपनी के होते हैं, एक को समतांश बोलते हैं, एक को पूर्वाधिकार अंश बोलते हैं। समतांशधारी ये कंपनी के ओनर होते हैं, वास्तविक स्वामी होते हैं। इनको इनके साथ में वोटिंग राइट होता है, कंपनी की मीटिंग अटेंड करने का राइट भी होता है। और जो पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं ये कंपनी के मालिक नहीं होते, वास्तविक स्वामी नहीं होते, ये बाह्य पक्षकार होते हैं कंपनी के, जो आम पब्लिक होती है वहां से प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। इनको न तो कंपनी में वोटिंग राइट मिलता है, न कंपनी की सभा में भाग लेने का अधिकार होता है। हाँ, इनको एक पूर्वाधिकार होता है कि जब लाभांश का डिविडेशन होगा यहाँ से कंपनी में, तो पहला अधिकार पूर्वाधिकार अंशधारियों को होगा, और उसके बाद में जो भी लाभांश बचेगा वो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर के पास में। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा कि अंश क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन सा प्रकार कंपनी का ओनर होता है, कौन सा कंपनी का आउटसाइडर लायबिलिटी होती है। फिर अपन बात करते हैं कि अंशों को जारी करने के कितने प्रकार होते हैं, मार्केट में अंशों को कितने प्रकार से कंपनी जारी कर सकती है। तो यहाँ पे अपने पास में आता है कि जो न्यू कंपनी एक्ट है 2013, उसके अकॉर्डिंग एक कंपनी अपने अंशों को दो प्रकार से जनता में जारी कर सकती है। पहला जो प्रकार होता है उसको बोलते हैं अपन समूल्य 8 पार, और दूसरा जो प्रकार होता है उसको बोलते हैं प्रीमियम पे 8 प्रीमियम। इससे पहले जो अपना ओल्ड कंपनी एक्ट था 1956, उसमें एक कंपनी अपने अंशों को मोस्टली 3 टाइप से और जारी कर सकती थी। उसमें 8 पार भी था, 8 प्रीमियम भी था, और एक साथ में था 8 डिस्काउंट। लेकिन जब न्यू कंपनी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट मार्केट में आया, उसके बाद में एक कंपनी अपने शेयर को पब्लिक में और डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती। हाँ, रीइश्यू का जो पोर्शन अपना चलेगा, कंपनी जब अपने शेयर को फॉरफिडेट कराएगी उसके बाद में रीइश्यू कराएगी, वहां पे अपन ये डिस्काउंट वाला जो पोर्शन है इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे। वहां पे कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू कर सकती है। जारी करने के बाद में कंपनी को अंशों को जारी करने की क्या प्रोसेस होती है, क्या प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया को कंपनी ने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले पब्लिक से एप्लीकेशन मंगवाया जाएगा, आवेदन पत्र मंगवाए जाएंगे। उसके बाद में जो आवेदन है उनकी संख्या को देखा जाएगा कि कंपनी के पास में जितने अंश कंपनी ने जारी किया है, तो मांग की जो याचना हुई है वो कितने प्रकार से हो सकती है। तो कंपनी की जो याचना होती है वो 3 प्रकार से जो कंपनी के पास में याचना आ सकती है, पब्लिक की कॉल्स आ सकती है। पहली, जिसको अपन बोलते हैं न्यूनतम अभिधान, जब कंपनी जितने अंश पब्लिक में जारी करती है उसके 90% से अधिक 100% तक जो याचना आती है उसको कंपनी बोलती है न्यूनतम अभिधान। उसके बाद में जो 100% सब्सक्रिप्शन होता है, 100% तक जो शेयर होल्डर कंपनी से कॉल करते हैं उसको बोलते हैं सामान्य अभिधान। और 100% से अधिक जो भी कंपनी से जनता मांग करती है उसको बोलते हैं अपन अधि अभिधान। तो उसमें उस कंडीशन में कंपनी अपनी जो एप्लीकेशन मनी होती है और अलॉटमेंट मनी होती है उसमें एडजस्टमेंट करती है। तो वो अपना आगे का जो पोर्शन होगा उसमें बात करेंगे। अभी अपन देखते हैं कि कंपनी जो अंश जारी करती है उसकी प्रक्रिया में पहली प्रक्रिया शामिल होती है जिसको बोलते हैं आवेदन करना, एप्लीकेशन मंगवाना। उसके बाद में कंपनी अंशधारकों को उनके अंशों का बंटन करती है, अंशों को प्रदान करती है, उसको बोलते हैं आवंटन करना। फिर अपना जो पैसा है वो कैटेगरी में डिवाइड करती है। तो तीसरी कैटेगरी को कंपनी बोलती है यहाँ से फर्स्ट कॉल। कंपनी अपना पूरा पैसा जो एक शेयर का होता है वो एक साथ पब्लिक से न मंगवा के उसको पार्टली डिवाइड कर देती है, और उसके जो कंडीशन होती है वो कंडीशन को अलॉटमेंट के आगे तक लेके जाती है कंपनी। तो थर्ड प्रोसेस को अपन बोलते हैं प्रथम याचना। यहाँ से कंपनी अपने फर्स्ट कॉल के मनी
पब्लिक से मांगती है, उसके बाद में सेकंड कॉल और फाइनल कॉल। कई बार ये कंबाइंड भी फॉर्म में होती है, कई बार ये सेपरेटली अलग अलग फॉर्म में होती है। तो मोस्टली अपन बात करें तो कंपनी को अंशों को जारी करने की जो प्रक्रिया उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। अब अपन पर्टिकुलर सारे वे में बात करें तो अपना जो प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब एप्लीकेशन आएगी, अलॉटमेंट आएगा, फर्स्ट कॉल आएगा या सेकंड कॉल आएगा, उसके कंपनी को अपने अकाउंट्स के अंदर एंट्री करके बताना पड़ेगा कितना पैसा आपने लिया, उसका एडजस्टमेंट कैसे किया, आपने पब्लिक से कितना कॉल ड्यू किया और पब्लिक से आपको कितनी मनी मिली, उसमें क्या कोई एरियर हुआ या कोई एडवांस आपको पैसा मिला, वो सारा एडजस्टमेंट आपको इसमें जर्नल एंट्री के माध्यम से शो करना पड़ेगा। तो वो सारा अपना प्रैक्टिकल पोर्शन होगा। अब अपन अपना स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल का पोर्शन। यहाँ से अपन देखेंगे अंशों को जारी करने की प्रविष्टि। यहाँ से अपना प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होता है इस चैप्टर का, और यहाँ से अपन को जर्नल एंट्री जो होती है इस चैप्टर की उसको पढ़ना है। तो अपन पहले बेसिक एंट्री बनाना सीखते हैं, उसके बाद में इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के पास में जब कंपनी अपने शेयर मार्केट में इशू करती है, वहाँ से पब्लिक की जो रिस्पॉन्स होता है एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी पहली एंट्री यहाँ से अपने को क्या बनानी पड़ती है, क्या करनी होती है, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो आवेदन की जो पहली एंट्री होती है उसकी फॉर्म 2 पार्ट में होती है। सबसे पहले कंपनी के अकाउंट में पैसा आएगा पब्लिक का, तो जो पैसा रिसीव होगा वो बैंक के थ्रू होगा। तो पहली एंट्री कंपनी अपने बुक में करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे जब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी जर्नल एंट्री करो तो याद रखना जो कंडीशन का आपको शेयर्स दिया हो उस कंडीशन को आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। मान लो इक्विटी शेयर हो तो यहाँ पे इक्विटी वर्ड यूज करना है, प्रेफरेंस शेयर हो तो यहाँ पे प्रेफरेंस वर्ड आपको यूज करना है। ये अपनी पहली एंट्री बनती है। दूसरी एंट्री, इस एंट्री की अपन नरेशन पे बात करते हैं, तो बिंग शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव। बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूं ताकि हर स्टैंडर्ड के बच्चों को ये एंट्री समझ में आ जाए। अपनी जो नरेशन है वो भी बेसिक नरेशन है, यहाँ से अपने ने कोई अलग से इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की है। एंट्री का जो फॉर्म होगा वो भी इन 2 एंट्रियों के ऊपर ही पूरा फॉर्म चलेगा। आगे 2 एंट्री आपने स्टार्टिंग की समझ ली, मीन्स आगे की आपको 8 एंट्री वो क्लियरली हो जाएगी। दूसरी एंट्री जो एप्लीकेशन की होगी, जो ये एप्लीकेशन मनी अपने पास में रिसीव हुई है पब्लिक से, इस एप्लीकेशन मनी को अपने को ट्रांसफर करना होगा। तो कौन से अकाउंट में इसको ट्रांसफर करेंगे अपन, तो यहां से अपन लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो शेयर एप्लीकेशन मनी आई है उसको कंपनी ट्रांसफर करती है अपने कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा होता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है, वो कौन सी नेचर का अकाउंट होता है। तो आपको यहाँ से बोलना है ये पर्सनल नेचर का होता है। तो इसका पैसा अपन जब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उसका रीजन यही होता है, ये भी पर्सनल नेचर का अकाउंट है, ये भी पर्सनल नेचर का अकाउंट है। तो कंपनी अपना जो पैसा होता है एप्लीकेशन का वो ट्रांसफर करती है किस पे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। ये कंपनी की दूसरी एंट्री होती है और इसकी अपन नरेशन पास करते हैं, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू। ये इसकी नरेशन होती है। अब यहां से अपन ने 2 एंट्री के ऊपर डिस्कशन किया। आगे की जो एंट्री चलेगी वो इन्हीं एंट्रियों के ऊपर बेस रहेगी। जैसे अपन बात करते हैं आगे की एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं आवंटन। यहां से पर एक चीज याद रखना, जो एंट्री की फॉर्म होगी उसका सीरियल अपन चेंज करेंगे। यहाँ से पहले नंबर पे अपन जो अलॉटमेंट का ड्यू वाली एंट्री करेंगे, उसके बाद में कंपनी की जो मनी रिसीव होगी अलॉटमेंट पे वो वाली एंट्री करेंगे। आगे तक ये प्रोसेस अपन सेम रखेंगे। तो यहाँ से पहली एंट्री अपन बनाते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट।
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम एंट्री यहाँ से मैंने की है, यहाँ से बस मैंने एप्लीकेशन को यहाँ से हटा के यहाँ पे अपन ने कंडीशन चेंज किया है, एप्लीकेशन के साइड में अपन ने अलॉटमेंट वर्ड यूज कर लिया है। यहाँ पे एंट्री यहाँ से बनी है अपने पास में। और यहाँ पे ध्यान रखना, अगर कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पे मार्केट में इश्यू करती है तो यहाँ से अपने को एक वर्ड यूज और करना है, SPR अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। वैसे तो क्वेश्चन में आपको दिया होगा प्रीमियम का यूज कहाँ पे करना है, एप्लीकेशन पे करना है, अलॉटमेंट पे करना है, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे, जहां भी कंपनी देगी अपने को इस एंट्री को सेम उस कंडीशन की जो कैपिटल वाली एंट्री है उसके साथ में अपने को करना है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो आपको इसको एडजस्टमेंट करना है, अलॉटमेंट की जो फर्स्ट वाली एंट्री होती है, ड्यू वाली एंट्री, कैपिटल के साथ में उसका एडजस्टमेंट आपको करना है। इसकी नरेशन अपन सेम पास करेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, यहां से इसकी एंट्री पास करेंगे। तो मोस्टली अपने पास में 3 एंट्री आई है, 2 एंट्री अपनी एप्लीकेशन की है, 3rd एंट्री अपनी अलॉटमेंट की है। अब अलॉटमेंट की नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे मनी रिसीव करने की। सेम एंट्री अपन पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बस यहाँ से अपन एप्लीकेशन के फॉर्म को चेंज करके अलॉटमेंट बोलेंगे। फिर उसके बाद में अपनी 3rd कंडीशन आएगी फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल पे सेम फर्स्ट एंट्री होगी अपनी ड्यू वाली एंट्री, उसमें अपन एंट्री बोलेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ से प्रीमियम अपने पास में जैसे क्वेश्चन में अगर फर्स्ट कॉल पे बोला है एडजस्टमेंट तो वहाँ पे करेंगे, अदरवाइज वहाँ पे सिंपल एंट्री होगी। और देन उसकी भी फिर मनी रिसीव की जो एंट्री होती है वो सेम वही एंट्री चलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो जितनी कंडीशन अपने पास में दी होगी सबकी 2 एंट्री के फॉर्म से अपने को यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में एंट्री करनी है। मान लो अपने पास में फर्स्ट कॉल तक की कंडीशन है तो 4 कंडीशन अपनी हो गई, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। तो 3 कंडीशन की अपने को 6 एंट्री करनी है। सेकंड कॉल यहाँ पे दी है तो 2 एंट्री और ऐड होगी तो वहाँ पे अपने को 8 एंट्री करनी है। ये अपनी जनरल एंट्री का फॉर्म होता है और इसी के अकॉर्डिंग अपना जो क्वेश्चन होता है वो अपने को क्वेश्चन में यहाँ से अपने को प्रैक्टिकल पोर्शन पे ध्यान देना है। अंशों के निर्गमन के बाद में अपना जो अगला टॉपिक होता है वो होता है अंशों का हरण करना, पुनर्निर्गमन करना एवं उसके बाद में जो शेयर फॉरफिडेट अकाउंट अपना होता है, जो अंश हरण खाता होता है, उसको अप्लिकेट करना। ये 3 जनरल एंट्री अपने को सिलेबस में और ऐड की है तो उसको भी पढ़ना अपने को। तो पहली चीज पे अपन चलते हैं अंशों का हरण करना। जब कोई अंशधारी अपनी निर्धारित मांग को निर्धारित समय में पूरा नहीं कर पाता है, कंपनी को नहीं चुका पाता है, तो कंपनी क्या करती है, उससे अपने अंशों को वापस ले लेती है। उसको बोलते हैं अंशों का हरण करना, शेयर फॉरफिडेट करना। तो शेयर फॉरफिडेट में कंपनी अपने अंशों को पब्लिक से फॉरफिडेट करती है, जब्त करती है, और जब्त करने में कंपनी अपने अंशों को वापस बुला लेती है शेयर होल्डर से। तो उसकी अपने को एंट्री करनी है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, SPR अकाउंट डेबिट। SPR के लिए अपने को रूल फॉलो करना है कि SPR जिस कंडीशन के ऊपर फॉलो होगा, मान लो क्वेश्चन में SPR अपने को दे रखा है अलॉटमेंट के साथ में, तो यहाँ से अपने को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर अलॉटमेंट की मनी एरियर हुई है तभी अपने को SPR को यहाँ पे लिखना है। मान लो किसी क्वेश्चन में अलॉटमेंट एरियर नहीं हुआ है, उसके ऊपर SPR है, तो फिर फॉरफिडेट की एंट्री में अपन SPR अकाउंट को नहीं लिखेंगे, ये याद रखना। तो उसके बाद में जो कॉल अपनी एरियर है उसको लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट और शेयर फॉरफिडेट अकाउंट। जो जो कंडीशन अपनी फॉरफिडेट हुई है, जो जो कंडीशन अपनी एरियर हुई है, उन कंडीशन को अपन यहाँ पे पर्टिकुलर वे में लिखेंगे और एट लास्ट इन सब में से डेबिट और क्रेडिट का जो भी डिफरेंस बचेगा वो अपन यहाँ से शेयर फॉरफिडेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जो भी इसका बैलेंस हो। अब कंपनी अपने अंशों को पब्लिक से फॉरफिडेट कर लिया, जब्त कर लिया, अब अपने अंशों को मार्केट में दोबारा से इशू करेगी। मतलब एक बार कंपनी अपने अंशों को मार्केट में इशू ऑलरेडी कर चुकी थी, दोबारा इशू करेगी तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे री इशू करना, अंशों को पुनर्निर्गमन करवाना। तो री इशू के टाइम पे जैसा अपन ने पीछे क्लास में पढ़ा है कि कंपनी 2013 जो अमेंडमेंट एक्ट है कंपनी का, कंपनी संशोधित अधिनियम है 2013, उसके अंतर्गत कंपनी अपने अंशों को बट्टे पे जारी नहीं कर सकती है पब्लिक में। लेकिन यहाँ से अपनी कंडीशन फिर थोड़ा सा चेंज होगा कि रीइश्यू पे कंपनी अपने अंशों को
उसकी प्रदत्त मूल्य जो होता है, पेड अप कैपिटल होता है, उससे कम मूल्य में जारी कर सकती है। तो मान लो अगर रेशियो अपने को 8 पार पे करना है तो अपनी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल फॉर्म में एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर अपने को डिस्काउंट में शेयर को इश्यू करवाना है तो अपने को एंट्री की फॉर्म बोलनी है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। डिस्काउंट वर्ड यहाँ पे यूज नहीं लेना अपने को, डिस्काउंट के बिहाफ में अपने को बोलना है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। और इन कंडीशन अगर कंपनी अपने शेयर को रीइश्यू करती है प्रीमियम पे तो अपने को एंट्री बोलनी है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसपीआर अकाउंट। तो फिर अपने को यहाँ से एसपीआर की फॉर्म को यहाँ पे इंक्लूड करना है। ये कंपनी की कंडीशन हुई रीइश्यू की। फिर एट लास्ट कंपनी जब अपने शेयर को रीइश्यू करवाती है उसके बाद में कंपनी अपना जो शेयर फॉरफिटेड का अकाउंट होता है इस अकाउंट को कंपनी ट्रांसफर करती है रिजर्व फंड में। तो ये कंपनी का लॉन्ग टर्म का रिजर्व होता है, कैपिटल नेचर का रिजर्व होता है, इसलिए कंपनी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को लास्ट में जाके शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को क्लोज करती है और यहाँ से इसके जो जितना अमाउंट होता है उसको ट्रांसफर करती है कैपिटल रिजर्व में। इन फ्यूचर टाइम के जो भी कैपिटल नेचर के लॉस होता है उनको राइट ऑफ करने के लिए इस फंड को अपन यूज में ले सकते हैं और इसको बैलेंस शीट में कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस के बैलेंस में यहाँ पे शो किया जाता है। तो ये अपनी बेसिकली जितने इस चैप्टर में अपने को जर्नल एंट्री पढ़नी थी वो सारी जर्नल एंट्री के बारे में अपन ने डिस्कशन किया है और यहाँ से इन जर्नल एंट्री के बिहाफ में अपने को कंपनी के जो भी कंपनी अकाउंट वाले जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनको अपने को पढ़ना है। तो यहाँ से अपना जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जितना मैंने आपको थ्योरिक पार्ट पढ़ाया है, जितना प्रैक्टिकल पोर्शन के बारे में मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको दे दिया, जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, किस एंट्री को किस टाइप से अपने को नोट करना है, क्या इसका सीरियल होगा, वो सारी चीज़ मैंने यहाँ पे बेसिकली आपको बताया है। और इससे संबंधित अगर कोई भी आपके पास में डाउट हो तो आप कमेंट करके हमारे चैनल के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और बाकी आप अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और जो भी आपका सुझाव हो वो हमें कमेंट के माध्यम से आप बताइए ताकि हम अपने वीडियो में और भी अधिक सुधार कर सके। और आगे आपकी ये सीरीज काफ़ी लंबी चलेगी, यहाँ से आपको 12वीं का पूरा सिलेबस हमारे इस चैनल पे आपको मिलेगा। पर्टिकुलर जितने भी चैप्टर है, सब चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चन आपको सोल्व कराएंगे यहाँ से। और इसके साथ में 11th का कोई स्टूडेंट हो तो उसके लिए भी हमारी सेपरेट क्लासेज चलेगी, कॉलेज स्टूडेंट के लिए हमारी क्लासेज चलेगी। तो एक लंबा सीरीज होगा, आपका साथ रहा था और बिल्कुल ये एक शानदार आगाज यहाँ से अपने क्लास का रहेगा। तो आज के लिए ये बेसिक चैप्टर आपका जो मैंने पढ़ाया है उसका रिव्यू आप हमारे चैनल के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा।